हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम अध्याय 3 स्टार्ट करेंगे। समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व वाले जो प्रश्न उत्तर हैं वो सीरीज में आज हम 1 से लेके तो 5 तक क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो इसमें क्या है, सबसे पहले आप देखें कि ये प्रश्नोत्तर में क्वेश्चन नंबर 1 में पहले दिया हुआ है कि वर्चस्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, और 4 ऑप्शन दिए हैं। तो मैं वो ऑप्शन सारे नहीं लिखूंगी, ना ही प्रश्न लिखूंगी, आपको आंसर लिखवाती जाऊंगी। ठीक, तो पहला पूछते हैं ये कि कौन सा कथन गलत है। तो इसमें कथन दिया हुआ है कि इसका अर्थ है किसी एक देश की अगुवाई का प्राबल्य, यानी एक देश का वर्चस्व। तो ये सही है, ये तो गलत नहीं है। दूसरा है शब्द का इस्तेमाल, इस शब्द का इस्तेमाल यानी वर्चस्व हेगमनी का इस्तेमाल जो है प्राचीन काल में यूनान में एथेंस के प्रभाव को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। ये भी सही है ना। तीसरा है ग, वर्चस्वशील देश की सैन्य शक्ति अजेय होती है। ठीक है, बिल्कुल सही है, उसको जीता नहीं जा सकता, उसकी सैन्य पावर बहुत ज्यादा होती है। चौथा है कि वर्चस्व की स्थिति नियत होती है, जिसने एक बार वर्चस्व कायम कर लिया वो हमेशा के लिए रहता है। तो यहाँ डाउट है ना, ये सही नहीं है, क्योंकि हमने देखा पुराने उदाहरणों में देश काल और परिस्थिति में हर बार अलग अलग रहा है। पहले कभी फ्रांस का होता था, कभी जर्मनी का होता था, कभी इटली का होता था, है ना। अलग अलग समय में ब्रिटेन का था, जिसमें कभी सूर्यास्त नहीं होता था उनके साम्राज्य में। तो ऐसा नहीं है कि जिसने एक बार कायम कर लिया वो रहे। तो इसका आंसर रहेगा घ, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का है घ। क्या है कि इसका है वर्चस्व की नियत स्थिति नियत होती है। इसका आंसर है घ, वर्चस्व की स्थिति नियत होती है, यानी फिक्स होती है ना, होती है। जिसने एक बार वर्चस्व कायम कर लिया वो स्थायी है। मैं अपनी भाषा में लिख रही हूँ इसको, है ना, वो स्थायी है। तो ये गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर ये गलत कथन है, ऐसा नहीं है कि हमेशा एक ही होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आपका कि समकालीन विश्व व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ भी ये फॉल्स ढूंढ रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर है 4 ऑप्शन दिए हैं इन्होंने इसमें भी, और पहला है कि ऐसी कोई विश्व सरकार मौजूद नहीं है जो देशों के वर्तमान विश्व वर्ल्ड में, जबकि एक ध्रुवीयता हो गई है, सोवियत संघ का विघटन हो गया, ऐसे में ये कह रहे हैं अब क्या है, इसमें क्या गलत कथन है वो हम ढूंढेंगे। ठीक, तो पहला इन्होंने लिखा है ऐसी कोई विश्व सरकार मौजूद नहीं है जो देशों के व्यवहार पर अंकुश लगा सके। अभी सारा पढ़ लेते हैं फिर कंपेयर करेंगे। दूसरा है कि अंतरराष्ट्रीय मामलों में अमेरिका की चलती है, ये तो डेफिनेटली चलती है ना अभी। और तीसरा है कि विभिन्न देश एक दूसरे पर बल प्रयोग कर रहे हैं, बिल्कुल जिसको मौका मिलता है वो छोड़ते ही नहीं है ना। और तीसरा जो है यानी चौथा जो है वह जो देश अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हैं उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ कठोर दंड देता है। या कठोर से थोड़ा सा अलग तात्पर्य है, पूरी तरह मैं सहमत नहीं हूँ, पर इस पुस्तक में जो आपके ऑप्शन दिए हैं वो ये तीनों मैच खाते हैं, यानी दंड तो दिया जाता है, जैसे कि इराक के ऊपर संयुक्त राष्ट्र संघ की सेनाओं ने मिलकर, या कोई भी ऐसा करता है, उल्लंघन करता है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का, तो कार्रवाई करता है संयुक्त राष्ट्र संघ और उसकी सेनाएं मिलकर, है ना। तो या प्रतिबंध लगाना, जो भी, वो कठोर दंड में वो सारी चीजें आ जाती है। तो यहाँ पर पहला जो है का कि ऐसी कोई विश्व सरकार मौजूद नहीं है जो दंडित कर सके या देशों के व्यवहार पर अंकुश लगा सके, तो ये गलत है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसी एक व्यवस्था, ऐसी एक संस्था अभी है। तो इसका जो आंसर रहेगा 2 का वो है का, यानी ये गलत कहा है इन्होंने कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसी कोई विश्व सरकार मौजूद नहीं है, ऐसी कोई विश्व सरकार मौजूद नहीं है जो देशों के व्यवहार पर, है ना, जो
देशों के व्यवहार पर अंकुश रख सके, है ना, व्यवहार पर अंकुश रख सके, क्योंकि ऐसी सरकार नहीं कहें हम तो, ऐसी संस्था तो है, संगठन तो है, अंकुश रख सके जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, तो ये गलत है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है कि ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के बारे में कौन सा कथन गलत है। यहाँ भी ये गलती पूछ रहे हैं। तो पहला दिया है इन्होंने कि इराक पर हमला करने के इच्छुक अमेरिकी अगुवाई वाले गठबंधन में 40 से ज्यादा देश शामिल थे, क्या ये गलत है। दूसरा है इराक पर हमले का कारण बताते हुए कहा गया कि ये हमला इराक को सामूहिक नरसंहार के हथियार बनाने से रोकने के लिए किया जा रहा है, ये कहा गया था और ये सत्य कथन है कि इसीलिए उन्होंने ये कथन कहा था। 40 देशों का गठबंधन भी था, ठीक, तो ये भी सही है। तो तीसरा है कि इस कार्रवाई से पहले संयुक्त राष्ट्र की अनुमति ली गई थी। और चौथा है कि अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन को इराकी सेना ने तगड़ी चुनौती नहीं मिली, यानी जो इराक बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, सद्दाम हुसैन कह रहे थे आने दो ये करेंगे, तो वो कुछ नहीं कर पाया और धराशायी हो गया सब कुछ, है ना। तो इसमें जो गार है, यानी ये जो कार्रवाई की गई थी, इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति नहीं ली गई थी। पहले वाले में ली गई थी, इस वाले में नहीं ली गई थी। तो इसमें गार आंसर आएगा कि गा है इसका, इस कार्रवाई से पहले संयुक्त राष्ट्र की अनुमति ले ली गई थी, तो ये गलत है। इस कार्यवाही से पहले, इस कार्यवाही से पहले संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति, है ना, ले ली गई थी, ये गलत कथन है ना, नहीं ली गई थी क्योंकि ले ली गई थी, ठीक है, तो ये गलत कथन है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 का है गा। 4 में पूछा है, थोड़ा सा अलग करके पूछा है कि इस अध्याय में वर्चस्व के 3 अर्थ बताए गए हैं, है ना, कि सैन्य शक्ति के अर्थ में ढांचागत और सांस्कृतिक, ठीक। तो इन्होंने कहा है कि सभी के एक एक उदाहरण बताइए और वो इस अध्याय में बताए गए उदाहरणों से अलग होना चाहिए, यानी जो उदाहरण उसमें दिए गए हैं उनसे अलग हो, बुक्स में से नहीं लेना है अपने को, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखने की कोशिश करती हूँ कि अफगानिस्तान, पहला जो है सैन्य शक्ति वाला, तो सैन्य वाला हम लिखेंगे सैन्य वर्चस्व, है ना, सैन्य वर्चस्व में हम लिखेंगे कि अमेरिका का अफगानिस्तान में सैन्य वर्चस्व के कारण क्या हुआ है, सैन्य वर्चस्व के कारण वहाँ लोग जो है, लोगों का जीवन सुरक्षित नहीं है, वहाँ के लोगों का जीवन सुरक्षित नहीं है, है ना, सुरक्षित नहीं है, तो ये हो गया, ठीक। और दूसरा जो है इसका सैन्य के बाद हम कहते हैं ढांचागत, तो यहाँ लिखेंगे ढांचागत वर्चस्व, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इंटरनेट का प्रयोग आज संपूर्ण विश्व कर रहा है, है ना, जबकि इसका आविष्कार किसने किया था या इसको लाया कौन था, अमेरिका, जबकि अमेरिका ने प्रारंभ किया था, है ना। आप लिख लेना, नहीं समझ में आया तो, 12th क्लास के बच्चे हैं, ठीक है। यानी इंटरनेट का सबसे पहले कौन लाया था, अमेरिका लाया था, और उसका आज देख रहे हैं आप, हम और आप भी इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए, संपूर्ण विश्व इसको कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इसके ढांचागत वर्चस्व का एक उदाहरण है, चूंकि बुक में दिए उदाहरण हम नहीं लिख सकते हैं,
तो ये वाला, ठीक। इसके अलावा और है तीसरा जो इसका है, यहीं पर लिख देती हूँ, सांस्कृतिक। तो सांस्कृतिक में हमने देखा कि लोग जो है सांस्कृतिक वर्चस्व, सांस्कृतिक वर्चस्व, तो यहाँ हम लिख देंगे अमेरिकी पहनावा व भोजन आज संपूर्ण विश्व के लिए आकर्षण का केंद्र है, ठीक है, आकर्षण का केंद्र है। यानी लोग इससे हो रहे हैं, है ना, अट्रैक्ट हो रहे हैं। जो भोजन है वहाँ का या वहाँ की जो पहनावा है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित। अगर इसको भी नहीं लिखना है तो आप कह सकते हैं कि जो मूवी वगैरह देखते हैं तो उसमें अमेरिकी मूवी देखी जाती हैं ज़्यादातर युवाओं में, क्योंकि उनको लगता है कि ये सबसे टॉप कंट्री है, तो इसमें जो चल रहा है वो हमें देखना है और उसको फॉलो करना है। तो यहाँ पर उनकी मूवी वगैरह का भी आप लिख सकते हैं। तो आज अभी इसमें तो यही लिखूंगी मैं, क्योंकि थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अगले वीडियो में आपको फिर लेकर आऊँगी और आगे के क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊंगी। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद। और आपके अभी बहुत कम समय रह गया परीक्षाओं को, तो पूरी मेहनत के साथ तैयारी करें। और जो भी कंटेंट आपको नहीं मिल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो इस चैनल पर, मेरे इस पूरे चैनल पर सारे आपका ऑल जो इस वर्ष आने वाला है पूरा कंप्लीट करा दिया सिलेबस। आप उसको सर्च करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। पूरी प्लेलिस्ट डली हुई है ना, एक प्लेलिस्ट, मान लो हमने अमेरिकी वर्चस्व खोला तो उसको जब खोलेंगे तो उसमें जितनी भी डली हैं तो वो सारी खुलाएंगी। रही बात प्रश्नोत्तर सीरीज की, तो प्रश्नोत्तर सीरीज की अलग से बना रही हूँ, है ना, ये प्लेलिस्ट। तो वो जब प्रश्नोत्तर डालेंगे तो वो वाली प्लेलिस्ट खुलाएगी और उसको आप सर्च करके उससे संबंधित जितने भी पार्ट मैंने बनाए हैं वो सब आपको मिल जाएंगे, जो बहुत सहायता करेंगे। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। मैं आपके साथ हूँ पूरे समय।